वेलकम फ्रेंड्स। आज हम अमेलगमेशन पार्ट 2 के अंदर टैक्स कंसेशन करेंगे। टैक्स कंसेशन विच आर अवेलेबल टू अमेलगमेटेड कंपनी, टैक्स कंसेशन विच आर अवेलेबल टू द शेयर होल्डर ऑफ द अमेलगमेटिंग कंपनी, टैक्स कंसेशन विच आर अवेलेबल टू द अमेलगमेटेड कंपनी। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो अमेलगमेशन प्रोसेस के अंदर जो एसेट अमेलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफ़र होते हैं, डेप्रिसिएशन जो है कैसे रिकॉर्ड करनी है। उसके अंदर ये होता है कि हम अज्यूम करते हैं कि कोई अमेलगमेशन नहीं हुई, पूरे पीरियड के लिए हम उसके अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और जितने डेज के लिए वो अमेलगमेटेड कंपनी के पास रही, अमेलगमेटिंग कंपनी के पास थी, और जितने दिन वो अमेलगमेटेड कंपनी के पास रही है उस पीरियड के दौरान उसका रेशियो कैलकुलेट करके उसके बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसी तरह ही कोई साइंटिफिक रिसर्च के अंदर अमेलगमेटिंग कंपनी ने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है और अगर वो पूरा का पूरा अब्जॉर्ब नहीं हुआ तो जितना अनअब्जॉर्ब पार्ट है वो अमेलगमेटेड कंपनी उसका बेनिफिट ले सकती है। और उसी तरह ही कोई टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस है जो अमेलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफ़र करती है, और अगर उसका भी जो एक्सपेंडिचर है वो अमोर्टाइज नहीं हो पाया तो जितना भी बैलेंस्ड अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट है वो अमेलगमेटेड कंपनी उसको अमोर्टाइज कर सकती है। उसी तरह ही अमेलगमेटिंग कंपनी जो है अपने एस्टैब्लिशमेंट पे कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर करती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस उसको 5 ईयर के अंदर अमोर्टाइज करने होते हैं। अगर 5 ईयर से पहले ही वो दूसरी कंपनी के साथ अमेलगमेट हो जाती है तो अमेलगमेटेड कंपनी उसका भी बेनिफिट ले सकती है। उसी तरह अमेलगमेशन प्रोसेस के अंदर को अमेलगमेशन प्रोसेस के ऊपर ही कोई खर्चा होता है तो उसकी भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 5 ईयर्स तक अमोर्टाइजेशन होती है। वो 5 ईयर तक 1/5 एवरी ईयर अमोर्टाइज कर सकती है। उसी तरह अगर अमेलगमेटिंग कंपनी जो है उसने वॉलंटरली रिटायरमेंट स्कीम अडॉप्ट की हुई है, उसके अंदर काफ़ी लोगों को वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम प्रोवाइड करती है, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो अमोर्टाइज नहीं हो पाया उस स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर तो उसका भी जो बेनिफिट है वो अमेलगमेटेड कंपनी उठा सकती है। उसी तरह अमेलगमेटिंग कंपनी जो है अगर उसकी मेन एक्टिविटी जो है प्रॉस्पेक्टिंग मिनरल्स के ऊपर है, एक्सपेंडिचर इनकर करती है तो वो भी विद इन 10 ईयर्स उसने अमोर्टाइज करना होता है। अगर 10 ईयर से पहले ही वो अमेलगमेट हो जाती है तो उसका भी जो बेनिफिट है अमेलगमेटेड कंपनी उठा सकती है। उसी तरह अमेलगमेटिंग कंपनी जो है कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर फैमिली प्लानिंग के ऊपर स्पेंड करती है, अगर वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर उसकी अमोर्टाइजेशन नहीं कर पाती और अमेलगमेटेड कंपनी जो है रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए जो पैसा जो अमोर्टाइज नहीं हुआ उसकी अमोर्टाइजेशन का बेनिफिट ले सकती है। उसी तरह ही कुछ स्पेसिफाइड केसेस ऑफ अमेलगमेशन के अंदर जो कंपनीज हैं वो अपने लॉसेस को अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकती हैं। उसके लिए वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होनी चाहिए और उसके लिए वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनीज होनी चाहिए जो वैसी ही पब्लिक सेक्टर कंपनी सेम बिजनेस के अंदर जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनके साथ मर्ज होती हैं। उसके लिए अमेलगमेटेड कंपनी के लिए भी कंडीशन है, अमेलगमेटिंग कंपनीज के लिए भी कंडीशन है। अमेलगमेशन प्रोसेस के अंदर जो वो बिजनेस अमेलगमेट करती हैं उस बिजनेस के अंदर वो 3 या उससे ज़्यादा साल के लिए होनी चाहिए और जो 75% उसके एसेट हैं उसकी ऑनरशिप जो है उनके पास 2 ईयर्स के लिए होनी चाहिए। और जो अमेलगमेटेड कंपनी है उनके पास जो अमेलगमेटिंग कंपनी ने उसको बिजनेस अपना ट्रांसफ़र किया है उस बिजनेस के अंदर उन्होंने 5 ईयर तक के लिए उस बिजनेस को कैरी ऑन करना है। उसी तरह जो अमेलगमेशन प्रोसीजर के अंदर एसेट ट्रांसफ़र हुए हैं 75% तक वो एसेट जो है उन्होंने 5 ईयर तक के लिए मेंटेन करने हैं। उसी तरह कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं
उनको भी स्पेसिफाइड कंडीशन के अंदर कैरी फॉरवर्ड और सेटअप ऑफ का बेनिफिट मिलता है। ये जो मर्जर है कोऑपरेटिव बैंक का दूसरे कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, ये भी अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके अंदर भी यही है कि जो कोऑपरेटिव बैंक है जो दूसरे बैंक के साथ मर्ज हो रहा है, उसका उस बिजनेस के अंदर 3 ईयर या उससे ज़्यादा के लिए टाइम पीरियड होना चाहिए, और जो 75% उसके एसेट हैं वो उसके पास 2 ईयर या उससे ज़्यादा की ऑनरशिप होनी चाहिए। और जो कोऑपरेटिव बैंक जिसके साथ वो मर्ज हो गया है, अमेलगेमेटेड कोऑपरेटिव बैंक जो है, उसने भी वो जो बिजनेस उसको ट्रांसफ़र हुआ है उसको 5 ईयर तक ट्रांसफ़र नहीं करना। उसके भी जो एसेट उसको ट्रांसफ़र हुए हैं 75% जो है वो 5 ईयर तक ट्रांसफ़र नहीं करने। तो उसके अंदर जो कोऑपरेटिव बैंक है वो कैरी फॉरवर्ड और सेटअप ऑफ का बेनिफिट ले सकता है। उसी तरह ही कोई कंपनी जो है जिसको ATIB के अंदर या ATIB के अंदर या ATIC के अंदर या ATIE के अंदर कुछ टैक्स हॉलीडेज हैं या टैक्स एग्जम्पशन है, बट वो टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट लेने से पहले ही अमेलगेमेट हो जाती है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो अमेलगेमेटेड कंपनी है उसका बेनिफिट ले सकती है। और अमेलगेमेटेड कंपनी को कुछ ये प्रोविज़न जो है उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर अमेलगेमेटिंग कंपनी को एक्सपेंडिचर की परमिशन मिली है और अगर वो एक्सपेंडिचर रिकवर हो जाता है तो अमेलगेमेटेड कंपनी की वो इनकम माना जाता है। और अमेलगेमेटिंग कंपनी जो है कोई स्टॉक एंड ट्रेड जो है अमेलगेमेटेड कंपनी को ट्रांसफ़र करती है, उस सिचुएशन के अंदर उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है उसकी एक्चुअल कॉस्ट जब वो परचेज किया गया था, उसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, और उस दौरान अगर कोई उसकी मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा हुआ है अमेलगेमेशन के अंदर तो वो भी हमने इंक्लूड करना है। और जो एसेट्स हैं उनके अंदर हमने उनको रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करना है। What are the tax concessions which are available to the shareholder of the amalgamating company? जब अमेलगेमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर जो है दूसरी कंपनी अमेलगेमेटेड कंपनी के अंदर उनको शेयर मिलते हैं तो उसके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन एप्लीकेबल नहीं होता, प्रोवाइडेड कि ये जो शेयर्स हैं शेयर के बदले में शेयर्स मिलने चाहिए, ये शेयर्स उनको कैश के बेसिस में नहीं होना चाहिए। उसी तरह जो कॉस्ट ऑफ शेयर्स हैं जो अमेलगेमेटिंग कंपनी के अंदर रिकॉर्ड की गई है वही कॉस्ट हमने अमेलगेमेटेड कंपनी के अंदर लेनी है, प्रोवाइडेड शेयर के बदले में उनको शेयर मिलते हैं। अगर शेयर के बदले में कैश मिलता है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। थैंक यू।